हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 26 अप्रैल 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा संस्कृत एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसको हम समझेंगे। दूसरा हम देखेंगे राइट टू लिटिगेट के बारे में, थोड़ा एनजीओस का इसमें हम डिस्कशन करेंगे। और तीसरा हमारा टॉपिक होगा विद रिगार्ड्स टू फर्टिलाइजर्स, कैसे उनका एक्सेसिव यूजेज की वजह से हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। ये तीनों आर्टिकल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला आर्टिकल है संस्कृत एज ऑफिशियल लैंग्वेज अम्बेडकर अमेंडमेंट, और इसको लिखा है डॉक्टर जयराम रमेश जी के द्वारा। ये आप जानते हो इंडियन नेशनल कांग्रेस के काफ़ी फेमस पॉलिटिशियन हैं, तो इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी रिसेंटली क्या हुआ है ना कि जो जस्टिस स्वामीनाथन जी हैं मद्रास हाई कोर्ट के, उन्होंने बोला है कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे वो चाहते थे कि संस्कृत जो हो वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो इंडियन यूनियन की। अभी आप जानते हो, ठीक है ना। तो ये एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल रिमार्क है। अब ऐसा है कि ये ऐसा किसी ने पहली बार नहीं बोला, ठीक है। जैसे जो जस्टिस स्वामीनाथन जी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहले व्यक्ति हैं, नहीं। इससे पहले आप जानते हो हमारे जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे एस ए बोबड़े जी, उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी कि अंबेडकर जी क्या चाहते थे कि संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर आप जाओगे हिस्ट्री के अंदर तो आप नोटिस करोगे कि सितंबर 10 1949 उस टाइम पर अंबेडकर जी के द्वारा एक अमेंडमेंट सबमिट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंतर्गत, जहां पर प्रपोज किया था कि संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए यूनियन की। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ ना कि जो शरद अरविंद बोबड़े जी कह रहे हैं या फिर जो स्वामीनाथन जी जो जस्टिस हैं वो कह रहे हैं वो ठीक है, ठीक है, बट नहीं। ऐसा यहाँ पर राइटर ने इस चीज़ को गलत प्रूव करने की कोशिश करी है। मैं समझाऊंगा कैसे। देखो, इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के अंतर्गत जो अमेंडमेंट की बात हो रही है, यहाँ और भी लोग थे, जैसे कृष्णचारी जी थे, ठीक है ना, सुब्रमण्यन जी थे, दुर्गाबाई जी थी। ये सभी ने भी साथ ही साथ इन्होंने साइन यहाँ पे किए थे कि संस्कृत क्या होनी चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए हमारे यूनियन की। ये जो सारे सिग्नेटरीज थे ना, ये नॉन हिंदी स्पीकिंग प्रोविंसेस से आते थे। उसके अलावा इसके अगले दिन यानी कि सितंबर 10 1949 की तो अमेंडमेंट की बात हुई। उसके अगले दिन यानी कि अगर सितंबर 11 की आप न्यूज़पेपर उठा के देखोगे ना, तो ये बात उनसे जब कहीं ना कहीं पूछा गया तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बात करी कि संस्कृत में क्या गलत है, ठीक है ना। तो कहने का पॉइंट यही है कि जस्टिस बोबड़े और जो जस्टिस स्वामीनाथन जी कह रहे हैं शायद उनमें कुछ सच्चाई है, पर यहीं पर ना राइटर यहाँ पे डिसएग्री कर जाते हैं। कैसे? देखो, इन्होंने यहाँ पे बात करी है दो बुक्स की, और ये दो बुक्स बहुत ज़्यादा फेमस है। आप सभी ने ग्रैनविल ऑस्टिन का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। उनकी बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, और साथ ही साथ बी शिवा राव, इनकी बुक आती है द फ्रेमिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। जो लोग देखो थोड़ा लीगल बैकग्राउंड से होंगे ना, आई एम वेरी श्योर उन सभी को इन बुक्स के बारे में पता होगा। ये बहुत ही बड़ी बुक्स है। अब देखो, जब हम बात करते हैं ग्रैनविल ऑस्टिन की, तो इन्होंने दरअसल में स्टडी किया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो कलेक्शन थे उसको, एंड साथ ही साथ आप सभी ने बी एन राव जी का नाम सुना होगा ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। उनके ब्रदर थे बी शिवा राव जी, तो उन्होंने एक तरह से इन सभी चीज़ों को प्रिपेयर किया, उनको डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से स्टडी किया कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। उस हिसाब से इनको हमें आंसर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बी शिवा राव जी की बात करते हैं, इन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा है कि बी आर अम्बेडकर सोचते थे कि जो हिंदुस्तानी होनी चाहिए ना, वो लैंग्वेज होनी चाहिए यूनियन और द स्टेट्स की। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर हिंदुस्तानी क्या है? देखो, हिंदुस्तानी जो आम भाषा है ना उसकी अक्सर बात करते हैं, चाहे आप इंडिया की बात कर लो या पाकिस्तान की बात कर लो, यहाँ पर ये लैंग्वेज बोली जाती है। दरअसल में कुछ तरह से ना आप इसको हिंदी और साथ ही साथ उर्दू का भी कुछ हद तक कॉम्बिनेशन भी आप यहाँ पर कह सकते हो। साथ में और भी लैंग्वेजेस आ जाती हैं इसके अंदर, बट प्राइमरीली ये दो लैंग्वेजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब नोटिस कीजिए, जो बी एन राव जी का वर्किंग ड्राफ्ट था उसमें भी हिंदुस्तानी को यूज किया गया था। पर फिर क्या हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी ने ना एक इंपॉर्टेंट चेंज किया, और साथ ही साथ कांग्रेस के जो पार्टी थी जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्टी रही है उस टाइम के ऊपर, उन्होंने भी इस टर्म को यूज किया, हिंदी को यूज किया। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। तो कहने का पॉइंट हुआ है कि अकॉर्डिंगली डिबेट्स वगैरह के अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि हिंदी को ही ज्यादा बात करी गई। उसके अलावा अगर आप बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की, तो इनके बीच में भी जो डिस्कशन हुई ना, वहां पर भी बहुत गहमा गहमी हुई, आपस में काफी वाद विवाद यहाँ पे हुआ। कैसे? देखो, कुछ लोग थे जो चाहते थे कि नहीं हिंदी ही होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल पुरुषोत्तम दास टंडन जी, गोविंद दास हो गया, रघुवीर हो गया, इन्होंने बात करी नहीं हिंदी ही होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे थे जो हिंदी हार्टलैंड से बाहर थे, कहने का मतलब हिंदी स्पीकिंग एरिया से जो बाहर के थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदी हमारे ऊपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए। अब इस पर्टिकुलर कैटेगरी के ना सेकंड कैटेगरी के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, सरदार पटेल जी भी थे, आजाद भी थे, ठीक है ना, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी भी। इन्होंने क्या बात करी? इन्होंने बात करी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की।
देखो इन्होंने बात करी कि ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शंकर राव दियो जी ने क्या बोला कि मैं भारतीय हूँ, पर मेरी जो लैंग्वेज है ना वो मराठी है। अगर हिंदी को ऑफ़िशियल लैंग्वेज बनाया जाता है, तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ कि एक एक वन कंट्री वन लैंग्वेज, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने ऐसी बात करी। तो अगर इनसे कहीं न कहीं अब नोटिस होता है कि हाँ, आपस में दोनों के बीच में काफ़ी वाद-विवाद था। एक साइड बोल रहे हैं कि नहीं हिंदी होनी चाहिए, एक साइड कह रहे हैं कि हिंदी नहीं होनी चाहिए, इसको इम्पोज़ नहीं करना चाहिए। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकला? इसका रिज़ल्ट आया मुंशी अयंगर फ़ॉर्मूला के द्वारा। मुंशी के.एम. मुंशी जी और एन. गोपालास्वामी अयंगर। इन्होंने एक कंसेंसस लेके आए। कंसेंसस क्या था? इन्होंने बात करी कि हम ना एक तरह से इसको बाहर करने की कोशिश करते हैं। कैसे? इन्होंने अपने ना स्पॉन्सर्स लेकर आए कि हम एक तरह से फ़ॉर्मूला बनाएँगे, जहाँ पर दोनों चीज़ों को हम साथ में लेके चलेंगे। और एक्चुअल में आप नोटिस करो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी इसको स्पॉन्सर किया। ठीक है? कहने का पॉइंट क्या है इसका? कहने का पॉइंट ये है कि जो बात कर रहे हैं शरद अरविंद बोबड़े जी या जो जस्टिस स्वामीनाथन बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि देखो अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस चीज़ के फ़ेवर में ना होते, मुंशी अयंगर फ़ॉर्मूला के बीच में ना होते, इसके फ़ेवर में ना होते, तो वो उसको स्पॉन्सर करते ही ना। और एक्चुअल में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इसको स्पॉन्सर किया। ये क्या शो करता है? ये इसके फ़ेवर में थे। अब सर ये फ़ॉर्मूला क्या है? ये फ़ॉर्मूला यही है कि भारत देश की जो मतलब बेसिकली हमारी यूनियन की ऑफ़िशियल लैंग्वेज क्या होगी? हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट, पर यहाँ पर जो यूसेज होगा वो इंटरनेशनल न्यूमरल्स का होगा। ठीक है ना? तो अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इसको स्पॉन्सर किया, ये क्लियरली शो करता है कि जो अभी बात कर रहे हैं हमारे जस्टिस, दोनों के दोनों जस्टिस बात कर रहे हैं, वो गलत बात कर रहे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बात ये नहीं कही है कि संस्कृत लैंग्वेज होनी चाहिए, उनका यही मत था कि हिंदी ही यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो इस मुंशी एंगर फॉर्मूला के बाद साथ में ये भी हुआ कि इंग्लिश को भी हम यूज़ करेंगे 15 साल के लिए और बाद में पार्लियामेंट इसको और एक्सटेंड भी कर सकती है। आप सभी ने लैंग्वेज के रिगार्डिंग डिबेट तो डेफिनेटली सुनी ही होगी, ठीक है ना? तो यहाँ पर इस तरह से हमने क्या इंश्योर करी कि कहीं न कहीं हम हिंदी को भी एनरिच करते रहेंगे, हिंदुस्तानी एक्सप्रेशंस को और यूज़ करेंगे, संस्कृत के भी कुछ वर्ड्स हम हिंदी में और यूज़ करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस के भी वर्ड्स यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हिंदी को एनरिच करने की बात करी गई थी। सिमिलरली ग्रैनविन ऑस्टन ने भी इसी तरह से इस चीज़ को बात करी है, ठीक है? तो इस तरह से अगर आप नोटिस करोगे, तो यहाँ पर राइटर का पॉइंट यही था। राइटर का पॉइंट बेसिकली ये है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी भी इस बात के फ़ेवर में ही थे कि एक तरह से हिंदी ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर होनी चाहिए। बाकी साथ ही साथ हमें जैसे-जैसे था कि इंग्लिश को भी साथ में यूज़ करो, तो उसी के फ़ेवर में थे। गेटिंग द पॉइंट? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ऐसा कोई अमेंडमेंट मूव नहीं किया था। ऐसा यहाँ पर जो डॉक्टर जयराम रमेश जी जिन्होंने कहीं न कहीं ये आर्टिकल लिखा है, उनका ऐसा मानना है कि जो उन्होंने हिस्ट्री को अच्छे से समझा है, उस हिसाब से ये चीज़ नहीं हुई है। इनका स्पॉन्सर करना मुंशी अयंगर फॉर्मूला को ये क्लियरली शो करता है कि ये उसी पर्टिकुलर फॉर्मूला के फेवर में थे। गेटिंग द पॉइंट? तो आई होप आपको ये डिबेट समझ आ गई होगी कि क्या ये डिबेट चल रही थी। चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज द राइट टू लिटिगेट, और इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो एक बहुत ही फेमस पर्सन है ऋत्विक दत्ता जी, और इनकी ना एक ऑर्गेनाइजेशन है लाइफ। लाइफ क्या है? लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। अब ये काम क्या करती है सर? इनकी जो एनजीओ है, देखो ये काम करती है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कहीं पर कोई कोयले का कोई पावर प्लांट है, वो काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, तो ये उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, उसको कहीं न कहीं बंद करवाने की कोशिश करेंगे, या फिर इस तरह की चीज़ें। बेसिकली कहने का मतलब कि ये एक एनवायरमेंटल लॉयर है, ठीक है ना? तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने-अपने काम करते हैं। पर देखो ये जो एनजीओज़ होते हैं ना, यहाँ पर इनका काम जो होता है बहुत ही अक्सर क्वेश्चन मार्क में रहता है। मैं समझाता हूँ। देखो एक साइड तो आप नोटिस करो कि एनजीओज़ हमारे यहाँ पे कंट्री के अंदर बहुत अच्छी-अच्छी एनजीओज़ हैं। जैसे आपने अक्षय पात्रा फाउंडेशन का नाम सुना होगा, तो स्टूडेंट्स को, बच्चों को फीड करने के अंदर इनका बहुत अच्छा काम रहा है, ठीक है ना? स्माइल फाउंडेशन के बारे में आप जानते होंगे। आपने हेल्प एज इंडिया का नाम सुना होगा। ये सभी ने बहुत अच्छा काम किया, या इवन आप ऑक्सफैम की बात कर लीजिए, ये कहीं न कहीं इनइक्वालिटी के रिगार्डिंग हमें बताती है। आप एसर पढ़ते हैं ना, एसर रिपोर्ट जो प्रथम एनजीओ के द्वारा निकालते हैं, तो ये भी सभी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी एनजीओज़ बहुत अच्छा काम करती हैं। बट ऑन द अदर हैंड काफ़ी सारी एनजीओज़ थोड़ा नेगेटिव लाइट में भी हैं। सर नेगेटिव लाइट में कैसे? मैं समझाता हूँ। देखो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से ऐसा देखा गया है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्रीन पीस की बात कर लीजिए, आप एमनेस्टी की बात कर लीजिए। इस तरह की जो एनजीओज़ है ना, इन्होंने इंडिया की जीडीपी को 2 से 3% तक कम कर दिया है। देखो एक्चुअल में ना आप नोटिस करो, कहीं पर भी अगर हमें डेवलपमेंट करनी है, तो कुछ ना कुछ तो हमें यूज़ करना पड़ेगा ना।
मान लो कि किसी जगह पे हमारे मान लो कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है, तो इंडिया को ज़रूरत है भैया इस चीज़ की। अब अगर हर जगह पे एनजीओ आके कहीं न कहीं प्रोटेस्ट करने लग जाएँगी, तो डेवलपमेंट तो उससे रुक जाएगी ना। एक्चुअल में काफ़ी सारी ऑर्गेनाइज़ेशन एनजीओज़ यही काम कर रही हैं। ऊपर से इनमें देखो क्या होता है, बाहर से पैसा इन्वॉल्व होता है, फॉरेन फंडिंग इन्वॉल्व होती है और फॉरेन फंडिंग को यूज़ किया जाता है किस लिए? कहीं न कहीं इंडिया में डेवलपमेंट को हैम्पर करने के लिए, इंडिया में एक तरह से नेगेटिव इमेज इंडिया की पोर्ट्रे करने के लिए। तो इस वजह से होता क्या है ना, इंडिया की डेवलपमेंट वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। ऊपर से एनजीओज़ के अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, ये अपने जो टैक्स हैं उनको ढंग से फाइल नहीं करती हैं, ठीक है? तो ये सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। ऊपर से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म वाले एरियाज़ के अंदर ऐसा देखा गया है कि काफ़ी सारी एनजीओज़ उस उन चीज़ों को भी प्रमोट कर रही हैं कि टेररिज्म को कहीं जगह फंड कर रही हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म को फंड कर रही हैं। तो इस वजह से एनजीओज़ ना अक्सर क्वेश्चन मार्क में रहती हैं। पॉजिटिव काम है, नो डाउट अबाउट इट, पर कुछ एनजीओज़ यहाँ पे नेगेटिव काम भी कर देती हैं। अब यहाँ पर ना अभी जो इनकी ऋत्विक दत्ता जी की जो इनका लाइफ है, इसके ऊपर भी एफसीआरए के प्रोविजंस को वायलेट करने का यहाँ पे एक तरह से सीबीआई ने इस चीज़ को इसके रिगार्डिंग केस रजिस्टर किया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर अच्छा चलो समझ गए कि इनका अगेंस्ट क्या होगा। तो एलिगेशन बेसिकली यही है कि फॉरेन फंड को इन्होंने यूज़ किया गया, जो कोल फायर्ड प्लांट्स थे उनके अगेंस्ट उनको रोकने के लिए। ठीक है ना? तो अगर आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि देखो, अगर कोई एनजीओज़ जानबूझ के कुछ गलत काम कर रही है, तो डेफ़िनिटली उनको हमें रोकना पड़ेगा, उनके अगेंस्ट हमें प्रॉपर चार्जेस लगा के उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। पर कहीं न कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एनजीओ के ऊपर हम कार्रवाई करने लग जाएँ, वो एक चीज़ काफ़ी गलत हो जाएगी। जैसे इस केस में राइटर का ऐसा मानना है कि हमें ना देखो, अगर ये जो लॉयर हैं, एनवायरनमेंटलिस्ट लॉयर हैं, हो सकता है ये अच्छा काम कर रहे हों। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप खुद नोटिस करो, हमने भी तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी है, वहाँ पर अपनी कितनी कमिटमेंट्स दे रखी हैं। क्या कमिटमेंट्स हैं कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो बन जाएँगे, ठीक है? हमारी फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस कहीं न कहीं कम हो जाएगी। तो ये जो अगर इस तरह से कोई स्टैंस ले रहा है, तो दैट विल हेल्प, ठीक है ना? हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। साथ में ही आप देखो जो आईपीसीसी की रिपोर्ट्स हैं, मैंने आपके साथ भी पिछले लेक्चर्स के अंदर आईपीसीसी की मल्टीपल रिपोर्ट्स डिस्कस करी हैं, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की। वहाँ पर भी हम डिस्कस करते हैं कि कैसे अगर हमें कहीं न कहीं ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल टाइम से बढ़ने से रोकना है, तो वहाँ पर भी हमें एफर्ट्स लगाने ही होंगे, ठीक है ना? 2030 तक 45% हमें कहीं न कहीं कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को कम करना है। साथ में एक प्रिंसिपल आता है यहाँ पे किसका? सीबीडीआर का, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मीनिंग क्या है? देखो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, पर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी थोड़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि इन्होंने इंडस्ट्रियल टाइम्स के अंदर क्या किया है, अपना जो पॉल्यूशन था बहुत ज़्यादा कर दिया है। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपिंग कंट्रीज़ की भी है, डेवलप्ड की भी है, पर सबकी कितनी-कितनी डिफरेंशिएटेड है। उनका कहीं न कहीं ज़्यादा उनको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब इंडिया देखो नो डाउट डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया की भी ज़िम्मेदारी है, पर इंडिया की शायद उतनी ज़िम्मेदारी नहीं है। अब इस वजह से कहीं न कहीं इंडिया थोड़े टाइम तक कोल प्लांट्स के ऊपर रिलाई कर सकता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी कोल के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए एंड हम एनवायरनमेंट को पीछे छोड़ दें, दैट वुड बी अ रॉन्ग थिंग। अब दरअसल में है क्या ना, आप नोटिस करो, चाहे आप सोलर, विंड, न्यूक्लियर इन तरह के जो रिन्यूएबल सोर्सेज़ की बात कीजिएगा, तो इनकी जो कॉस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल पावर। जो वेस्ट की हम बात करें, जो कहीं न कहीं डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने देखो क्या किया है ना, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कर लो, फाइनेंस प्रोवाइड करने की बात करी गई थी, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं नहीं कर रहे। तो इंडिया के लिए कोल एक नेसेसरी इवल है। इंडिया को अभी थोड़े टाइम के लिए तो डेफ़िनिटली कोल के ऊपर डिपेंडेंस रखनी ही पड़ेगी, ठीक है? इंडिया के केस में आप नोटिस करोगे, तो नियरली 28 गीगावाट कोल पावर कैपेसिटी हमारी प्लान्ड है और 32 गीगावाट के प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है। काफ़ी सारे इनमें से ये जो कमीशनिंग है इनकी वो डिले हो गई है। क्यों डिले हो गई है? क्योंकि या तो एनवायरनमेंट का क्लियरेंस नहीं आया, या फिर लैंड एक्वायर नहीं हो पाई, या फिर इस तरह के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। साथ में ही आप नोटिस करो, जो एनजीटी के कई बार रूलिंग्स होती हैं, ठीक है? या फिर नॉर्म्स को हम एक तरह से एडहेयर नहीं कर पाते, उसकी वजह से भी कहीं न कहीं हमें यहाँ पे इश्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ज़रूरत क्या है? यहाँ पर ज़रूरत है कहीं न कहीं हम एक तरह का बैलेंस बना के चलें। आप खुद देखो ना, अगर मान लो हमें कोल पावर प्लांट इंडिया के लिए ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अभी हम उतना रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छे नहीं हुए, अभी टाइम लगेगा ना, इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ है। तो इस वजह से अगर कोल पावर प्लांट को अगर हमने लगाना हो, तो बाहर से फंडिंग भी नहीं मिलती। फंडिंग क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ये कहीं न कहीं रिन्यूएबल नहीं है, ठीक है? कहीं न कहीं एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो इस वजह से अगर हम एक तरह से बैलेंस बना के चलें, जो एनजीओज़ इस तरह का काम कर रही हैं, अगर अच्छा काम कर रही है तो डेफ़िनिटली उनको भी हम सपोर्ट करें। बट एट द सेम टाइम अगर कोई जानबूझकर कोई फॉरेन फंडिंग के पैसे से हमारी डेवलपमेंट को हैम्पर कर रही है, तो उनको भी रोकना चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम इंडिया को
आज के टाइम पर जो कोल की डिपेंडेंस है उसको भी, वो भी ज़रूरत है, बट एट द टाइम साथ ही साथ हमें कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज की तरफ मूव करते रहना चाहिए। यही इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए सबसे बढ़िया है कि एक तो सबको अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिले, जो कि लेजिटिमेट आवाज़ है, डेफिनेटली वो अपनी आवाज़ उठाएं। ये इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है और इंडिया की इकोनॉमी के लिए अच्छा यही है कि अभी जो हमारा कोल के ऊपर डिपेंडेंस है उसको हम ग्रेजुअली धीरे धीरे फेज आउट करते हुए, कम करते हुए अकॉर्डिंगली हम रिन्यूएबल सोर्सेज के तरफ बढ़ते रहें, राइट। तो ये हो गया हमारा दूसरा आर्टिकल। चलते हैं हमारे तीसरे आर्टिकल की तरफ, दैट इज वाई यूरिया रूल्स इंडिया फार्म्स, और इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो मैं छोटा सा आपको बताता हूं, जैसे ना हमारी जो सॉइल होती है उनमें ना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और दरअसल में ऐसा बोला गया है कि इनकी आइडियल रेशो होनी चाहिए क्या, 4:2:1, यानी कि एनपी की रेशो इतनी होनी चाहिए। पर हम लोग कहीं ना कहीं नाइट्रोजन स्पेशली यूरिया का इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि ये रेशो कहीं अप्रोक्सीमेटली 7:2.5:1 इसके आसपास पहुंच गई है। देखो किसी जगह पे ना आपको ये नंबर 3 भी देखने को मिल जाएगा, किसी जगह ये 8 भी देखने को मिल जाएगा, वो सभी ठीक है। कहने का देखो पॉइंट सिंपल ये है, पॉइंट ये है कि अगर 1 यूनिट हमारे पास पोटेशियम है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 4 यूनिट नाइट्रोजन होना चाहिए। पर हमने नाइट्रोजन को इतना ज़्यादा डाल दिया, बेसिकली यूरिया को इतना ज़्यादा डाल दिया कि रेशो नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा हो चुकी है। गेटिंग द पॉइंट। तो इस तरह से ये जो इम्बैलेंस है ना सॉइल के अंदर, वो हमें देखने को मिल जाता है। अब देखो हमारी गवर्नमेंट ने ना बहुत सारे एफर्ट्स लिए हैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2015 में सेंटर क्या लेके आया, नीम कोटेड यूरिया लेके आया, तो मैंडेटरी कर दिया गया। साथ में ही आप नोटिस कीजिए हम नैनो यूरिया भी लेके आए, जो कि इफ्को के द्वारा था, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स के द्वारा 2021 में। इससे कोशिश क्या करी गई, एक तरह से हमने कोशिश करी कि जो यूरिया का कहीं ना कहीं कंजम्पशन है उसमें कमी आए। साथ में ही जो 50 किलो वाले बैग्स थे उनको हमने रिप्लेस कर दिया 45 किलो वाले बैग से, ताकि एक तरह से कंजम्पशन कम होगी। पर अगर आप नोटिस करोगे इनमें से कोई भी एफर्ट बहुत ज़्यादा हमें रिजल्ट नहीं देके गया। चाहे आप देख लो, जैसे हमने लगता था ना कि हमें अगर यूरिया की हमने नीम कोटिंग कर दी तो किसी और जगह नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाएगा। पर इसको भी हम देख नहीं पाए ढंग से। छोटे बैग्स के थ्रू 50 किलो की जगह 45 किलो वाले बैग आए, उन्होंने भी अपना रिजल्ट नहीं दिखाया। नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश थी, इसके अंदर भी हम कहीं ना कहीं नहीं सक्सेसफुल हो पाए। तो हर पर्टिकुलर चीज़ के अंदर हमारा जो आउटपुट था जो हम चाहते थे वो नहीं आ पाया है। और ये राइटर ने डेटा के थ्रू प्रूव किया है। वो कैसे, देखो 2022-23 की अगर आप बात करोगे ना तो यूरिया के सेल 35 मिलियन टन से भी ज्यादा थे। अगर आप थोड़ा पीछे चलोगे, ठीक है ना, तो आप नोटिस करोगे कि बस जब हमने नीम कोटिंग लेके आए ना यूरिया की 2015 में, तो 2 साल तो यूरिया का जो कंजम्पशन था उसमें कमी देखने को मिली। पर वापस से वो बढ़ने लग गया 2018-19 से, वापस बढ़ने लग गया। और इस बार तो हम रिकॉर्ड हाई यूरिया हमने इस बार यूज किया है, ठीक है ना। आप नोटिस कर सकते हो जो 2022-23 में हमने यूरिया यूज किया वो 2015-16 के मुकाबले में 5 मिलियन टन ज्यादा था। ये क्लियरली शो करता है कि यूरिया का कंजम्पशन कम नहीं हुआ है, बल्कि बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। अब देखो जो हमारे पास एक ना स्कीम है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। आपको ध्यान क्या रखना है, पहली बात कि जो यूरिया है ना वो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत नहीं आता। बाकी इसके अलावा जो कहीं ना कहीं जैसे डैप हो गया, डाई अमोनियम फॉस्फेट हो गया, म्यूरेट ऑफ पोटैश हो गया, ये सभी एनबीएस के अंदर आते हैं। अब होता क्या है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के अंदर, आपके जैसे न्यूट्रिएंट्स है, मान लो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, सल्फर, इनका देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर फर्टिलाइजर के अंदर इसकी कितनी मात्रा है, कितने किलो मात्रा है, इसकी इसकी कितनी मात्रा है, इसकी कितनी किलो है, ये कितना किलो आपने यूज किया है, और पर केजी इनकी यहाँ पे सब्सिडी फिक्स है। अगर मान लो आपने 1 किलो नाइट्रोजन यूज किया, हो सकता है इसकी 50 रुपए सब्सिडी हो, तो आपको 50 रुपए सब्सिडी मिल जाएगी। अगर 2 किलो नाइट्रोजन है तो आपको 100 रुपए सब्सिडी मिल जाएगी। इस तरह से न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम इस तरह से वर्क करती है। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, हमने ऐसा सोचा था कि शायद इससे क्या होगा, कंजम्पशन कम हो जाएगा और कहीं ना लोग बैलेंस फर्टिलाइजेशन की तरफ मूव करेंगे कि अच्छा हमें सब्सिडी ज़्यादा देखनी है तो हम क्या करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर सबका प्रॉपर मात्रा में इन सभी को यूज़ करेंगे, तभी कहीं ना कहीं सब्सिडी ज़्यादा मिल पाएगी। पर दरअसल में ये स्कीम भी हमारी फेल हो गई है, क्योंकि जो नंबर्स दिखा रहे हैं यूरिया के इतने ज़्यादा यूटिलाइजेशन के, यूरिया जो प्राइमरीली नाइट्रोजन जिसमें होता है, तो वो क्लियरली क्या शो कर रहा है, वो क्लियरली ये शो कर रहा है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम हमारी फेल होती हुई हमें देखने को मिल जाती है। इसके साथ में आप नोटिस करो, ठीक है ना, ये तो चलो हमने देख लिया। इसके साथ में अगर आप नोटिस करोगे कि एक तरह का इम्बैलेंस हो चुका है, ठीक है ना। अब एक इसके पीछे का कारण ये भी है कि जो एमआरपी है, ठीक है ना, वो बहुत ही कम इंक्रीज हुआ है यूरिया का, सिर्फ 16% इंक्रीज हुआ है जब से हमने पिछले कुछ सालों के अंदर, तो काफी कम यूरिया इंक्रीज हुआ है।
तो यूरिया के अगर प्राइसेस बहुत ही धीरे धीरे इंक्रीज हुए हैं तो ये भी एक रीजन बना है कि किसान यूरिया को ही ज्यादातर यूज कर लेते हैं। ठीक है, डैप जो डाइमोनियम फॉस्फेट था उसके ऊपर भी हम प्राइस कंट्रोल लेकर आए हैं, 27,000 पर टन से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकती, तो इसको भी हमने कोशिश करी है कहीं ना कहीं की ज्यादा यूटिलाइजेशन ना हो। ठीक है ना, तो बट फिर भी दोनों के दोनों फर्टिलाइजर्स की जो सेल्स है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही हैं। अब ऐसा अगर हम फर्टिलाइजर को ज्यादा यूज करते हैं उससे क्या क्या नुकसान होता है। देखो, फर्टिलाइजर जरूरी है हमारी जो फसलों के लिए, पर अगर आप नोटिस करोगे कि अगर हमने बहुत ज्यादा यूज कर लिया इनको तो क्रॉप यील्ड हमारी नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, जब ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर हम ना लेके आए फर्टिलाइजर्स को, तब तो इन्होंने कहीं ना कहीं जो हमारी यील्ड थी उसको इंप्रूव किया, पर अब वो आधे से भी कम हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कीजिए, जब हम बात करते हैं 1960s की, तो 1 किलो अगर एनपीके नाइट्रो न्यूट्रिएंट्स हम यूज करते थे उससे 12 किलो सीरियल ग्रेन्स कहीं ना कहीं यील्ड होते थे। पर अब क्या है, 2010 के अंदर, मतलब पिछले डिकेड के अंदर ये 5 kg से भी कम हो चुका है। तो एक तरह से आप नोटिस कीजिए कि क्रॉप यील्ड कम होगी। साथ में आप नोटिस करो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी ये भी कम हो चुकी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी क्या होती है। देखो, आपने नाइट्रोजन डाल दिया पर कितना एक्चुअल में क्रॉप्स को जरा यूटिलाइज किया ताकि आप उससे यील्ड निकाल पाओ, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। कहने का मतलब क्या कि एक तरह से आप इनपुट कितना डाल रहे हो और उससे आउटपुट कितना आ रहा है। अगर मान लो आपका इनपुट बहुत ज्यादा है और आउटपुट कम है तो आपकी एफिशिएंसी कम हुई ना। तो यही चीज हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी के अंदर देखने को मिल जाती है कि हम यूरिया डालते बहुत है पर एक्चुअल में जो कहीं ना कहीं क्रॉप्स को जरा यूटिलाइज किया जाता है वो काफी कम होता है, इसलिए नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी काफी हमारी कम हो चुकी है। 62-63 में ये 48% थी, आज के टाइम पर ये 35% के आसपास आ गई है, जो कि ग्लोबल एवरेज 45% के और नॉर्थ अमेरिका की 53% के काफी कम हमें देखने को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो सर इसके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। देखो, सोल्यूशन तो कहीं ना कहीं यही है कि हमें जो नाइट्रोजन की कंजम्पशन है उसको कम करना होगा। ठीक है ना, हमें प्रॉपर क्रॉप एंड सॉइल स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस को लेके आने की जरूरत है। साथ में ही हमें जो यूरिएस हो गया और नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स इनको कंपलसरी करना होगा। इसका मीनिंग क्या है, देखो यूरिएस समझना, यूरिएस एक तरह का सॉइल एंजाइम होता है जो कि यूरिया को अमोनियम के अंदर और अमोनिया के अंदर उसको ब्रेक डाउन करता है। उसी तरह से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गया जो कि अमोनियम को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, नाइट्रेट के अंदर। तो अगर हम इनको प्रॉपरली इसकी कहीं एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे उस तरह से क्या होगा, नाइट्रोजन ज्यादा अवेलेबल हो पाएगी। तो ये एक तरीका यहाँ पे राइटर सुझा रहे हैं। साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है कि हम देखो प्राइजेस को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। यूरिया को ज्यादा कंज्यूम इसीलिए किया जाता है क्योंकि उसके प्राइजेस ना काफी गवर्नमेंट के द्वारा हाईली कंट्रोल्ड है, हाईली रेगुलेटेड है। अगर थोड़े से शायद प्राइजेस बढ़ाएं तो एक चीज वो हो सकती है, पर ये थोड़ा सा ना देखो पॉलिटिकली मुश्किल है। ठीक है ना, आप नोटिस कर सकते हो कि अगर प्राइजेस बढ़ाए जाएंगे एक फर्टिलाइजर के तो काफी मुश्किल हो जाएगी, फार्मर्स काफी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज हो सकती है हम एक तरह से नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को एक तरह से इंप्रूव करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करोगे, ठीक है ना, जैसे कहीं ना कहीं जैसे नैनो यूरिया लिक्विड हो गया, हमने इसकी कोशिश करी है पर अच्छे से अगर हम इसको पेनिट्रेट करें, ठीक है ना, डेफिनेटली अगर लोगों तक इसको पहुंचा पाए तो ये चीज बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे राइटर ने एक बात करी है कि अगर हम जो स्प्रे करने की कॉस्ट है इसको अगर हम कहीं ना कहीं सब्सिडाइज करें तो नैनो यूरिया यहाँ पर पॉपुलराइज हो सकता है। देखा था ना हमने कि अगर 500 ml कोई नैनो यूरिया की बॉटल है, ठीक है, वो नियरली जो 45 किलो का बैग होता है यूरिया का उसको भी रिप्लेस कर सकती है। गेटिंग द पॉइंट। तो अगर हमने ये बॉटल यूज करने लग गए जो नैनो यूरिया वाली है और साथ साथ जो स्प्रे करने की कॉस्ट है अगर उसको हमने सब्सिडाइज कर लिया तो नैनो यूरिया को हम प्रमोट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी हमारी इंप्रूव हो जाएगी एंड कहीं ना कहीं जो इल इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं बाय एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स उनको भी हम यहाँ पर रोक पाएंगे एंड अकॉर्डिंगली हमारी क्रॉप यील्ड काफी इंप्रूव हो पाएगी। आई बात समझ में। तो ये कुछ सेशंस थे जो यहाँ पे राइटर के द्वारा दिए गए हैं। तो आई होप आपको तीनों के तीनों आर्टिकल, चाहे आप फर्टिलाइजर्स की बात कर लीजिए, जो लिटिगेशन की बात कर लीजिए जहां पर हमने एनजीओस के बारे में समझा, एंड लास्टली जो हमने संस्कृत एज ऑफिशियल लैंग्वेज को हमने समझने की कोशिश करी, आई होप ये सारे आर्टिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। कीप वर्किंग हार्ड। गुड बाय एंड गुड लक।